हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वादे के मुताबिक जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस कोरोना काल में यूट्यूब पर आपके सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो उस वादे के तहत हमने फिजिक्स का पहला लेसन पूरी तरह समाप्त कर दिया और आज मैं लेसन 2 प्रकाश का अपवर्तन का फर्स्ट वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और हमारा पहला लेसन है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में अगर कहें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा पहला लेसन था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि थोड़ी सी अंतर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। प्रकाश का वो परावर्तन था, परावर्तन का मतलब हम लोग जाने थे कि जब टकरा कर लौट जाती है तो उसको हम परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, आज हम इस वीडियो में इस क्लास के द्वारा जानेंगे। किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन? तो कहता है कि प्रकाश को एक माध्यम से, माध्यम क्या है, तो जिसमें प्रकाश चलता है, कोई होगा रास्ता या जगह, तो उसे माध्यम कहते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, यानी कि कोई पहला माध्यम में चल रहा था प्रकाश, उसके बाद अगर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके पथ में विचलन हो जाती है। विचलन क्या है? विचलन का मतलब होता है अपने पुराने पथ से भटक जाना, उस रास्ता को छोड़कर कोई नई रास्ता पर चलने लगना विचलन कहलाता है, यानी भटक जाना। तो विचलन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो कह रहा है कि यदि प्रकाश पहले से किसी माध्यम में चल रहा था, उसके बाद वो चलते चलते किसी दूसरे माध्यम में जाता है, तो जो पहले का उसका रास्ता था, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी पथ पर चलती है, तो उसका पथ जो है थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, भटक जाएगा। तो इस घटना को, जो रास्ता भटक गया प्रकाश, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे हमारा कुछ स्टार पॉइंट है। क्या कहता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यम के मतलब अलग अलग माध्यम, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं प्रकाश के चलने के, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी। यानी माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की जो चाल होगी वो बदल जाएगा। हो सकता है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, उसका प्रकाश जो पहले की स्पीड थी प्रकाश की, वो या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। यानी कि अलग अलग अगर माध्यम है, उसमें प्रकाश की जो चाल होगी वो अलग अलग होगी। यही हमारा ये वाला स्टार पॉइंट बताता है। अगला क्या है? निर्वात या हवा में। निर्वात के मतलब जिसको अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं, जहाँ कुछ भी न हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो कहता है निर्वात या हवा, वायुमंडल, हवा में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात या हवा में। कितना होती है? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हवा या निर्वात में होती है, जो कितनी होती है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में ही 3 गुने 10⁸ मीटर चलता है। जल में इसकी चाल, जल यानी पानी, कितनी होती है? जल में प्रकाश की चाल 2.25, कितना? 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी बहुत सारे माध्यम है, हमने मुख्यतः 3 माध्यम ही लिया है। क्या लिया है? निर्वात या हवा लिया है, जल लिया है, कांच लिया है, और तीनों में एक तरह प्रकाश की चाल होती है। माध्यम सिर्फ 3 ही नहीं है, और हैं, और उनमें भी प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। अगला स्टार क्या कहता है? किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके घनत्व पर निर्भर करता है।
कोई भी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा, यह उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है, उस माध्यम के जिसमें प्रकाश चल रहा है उसके घनत्व पर निर्भर करता है कि उसका घनत्व कम है या अधिक है। क्या कहता है आगे घनत्व के बारे में, कि जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक के मतलब उसमें जो कण होंगे उसके वो काफी नजदीक नजदीक होंगे, उसे हम सघन कहते हैं। तो घनत्व अधिक होगा यानी घनत्व, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। यानी कि जिस माध्यम में उसका घनत्व अगर अधिक है, जैसे वायुमंडल है, उसमें अगर उसके कण काफी नजदीक नजदीक हैं तो घनत्व अगर ज्यादा है उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। क्यों होगी आगे हम बताएंगे। तथा जिस माध्यम में घनत्व कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। फिर से अगर इसको हम समझे तो कह रहा है कि जिस माध्यम में जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, तथा जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। यानी कि प्रकाश को चलना है किसी माध्यम में, और घनत्व के मतलब रुकावट। अगर रुकावट ज्यादा है, घनत्व अधिक का मतलब रुकावट ज्यादा है, तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। क्योंकि अधिक अगर रुकावट होगा तो अधिक रुकावट होने के वजह से उसे चलने में तकलीफ होगी और धीरे धीरे चलेगा। और घनत्व कम होगा यानी रुकावट कम होगी तो तेजी से चलेगा। यही हमारा स्टार पॉइंट बता रहा था कि अगर घनत्व अधिक यानी रुकावट अधिक होगा तो प्रकाश धीरे धीरे चलेगी, तथा अगर घनत्व कम होगा, रुकावट कम होगी तो प्रकाश तेजी से चलेगी। अगला हमारा क्या कहता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिस माध्यम में, जैसे मान लेते हैं हम 2-3 माध्यम ले लें, अगर हम ऊपर वाला में देखें तो हवा, जल, कांच, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे विरल माध्यम कहते हैं। विरल के मतलब उसका घनत्व कम है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं कि वह विरल है। उस माध्यम जो है विरल है, पतला है, उसका घनत्व जो है से कम है। तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो अगर जल में प्रकाश की चाल 2.25 है और हवा में 3 × 10⁸ है, तो हम कह सकते हैं कि जल के अपेक्षा हवा जो माध्यम है वो विरल है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है। यदि हम जल और कांच की तुलना करें तो हमारा जल जो हो जाएगा से विरल हो जाएगा। जब हम तुलना करते हैं तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा वह विरल होगा, जिसमें कम होगा वह सघन होगा। तुलना के ऊपर है कि हम किससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अगला हमारा स्टार पॉइंट कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण हो, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, किसी सघन माध्यम से यानी सघन माध्यम यानी कम प्रकाश वाली चाल वाली माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी अधिक चाल वाली माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि जैसे 2 माध्यम होंगे उसको एक सतह अलग करती होगी, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उस किरण को प्रवेश करना होगा उस सतह के बांधी जाएगी। तो अगर वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ए जो रेखा है, अगर हम इसका नाम दे दें ए और बी, ए बी जो है 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह है, इस पर अगर एक प्रकाश की किरण आए और पहले से अगर माध्यम सेम होता तो पहले से इस रास्ते पे जा रही हो, जो सघन माध्यम का विरल माध्यम है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो पहले वाला जो रास्ता इसका था इससे कुछ दूर हट जाएगा, यानी कि ए मेरा विलंब है, इससे दूर हट जाएगा, पहले वाला रास्ता से भी दूर चला जाएगा। कब? जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब। अगर हम एग्जाम्पल से या किसी उदाहरण से इसे याद करने की बात करें तो मान लेते हैं कोई छोटी सी जगह में बहुत सारे लोगों को रखा गया था। सघन का मतलब बहुत पास पास लोगों को रखा गया था और कुछ समय के बाद उन्हें निकाला गया, निकलने बोला गया।
तो जब वो निकलेंगे उस छोटी सी जगह से तो काफी दूर जाएंगे एक दूसरे से, बहुत सारा स्पेस लेंगे, यानी कि दूर हटते हैं। तो वही यहाँ है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता है। पहले वाला रास्ता जो था उससे भी प्रकाश की जो किरण होगी वो दूर हट जाएगी। अगला हमारा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि अधिक प्रकाश वाली चाल से कम प्रकाश वाली चाल वाली माध्यम में जाएगी तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहले से जो रास्ता था उससे कम और नजदीक आ जाती है अभिलंब के। जैसे हमने फिगर में लिया है, अगर इस रेखा को भी हम मान ले कि ए है और ई बी है, ए बी अगर दो माध्यम को अलग करने वाली सतह है और ई एक प्रकाश आ रहा था, अगर ये माध्यम अलग नहीं करता ऐसे जा रहा हो तो अभिलंब से और नजदीक आ जाता है। इसके अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसे अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत सारे लोग काफी दूर दूर बैठे थे, उन्हें छोटी सी जगह में हमको रखना था तो उन्हें हम पास लाएंगे और छोटी सी जगह में एडजस्ट करेंगे, यानी कि वे एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यानी कि वो अभिलंब से पास आ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब के पास आ जाएगी। याद रखेंगे जब सघन से विरल में जाएगा, क्या जब सघन से विरल में जाएगा यानी कि काफी नजदीक से दूर वाले में जाएंगे तो दूर हटेंगे, और इसके विपरीत दूर वाले से जब कम वाले में आएंगे तो पास आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है और विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। आप इसे अच्छे से ध्यान से इसे देख लेंगे और याद कर लेंगे। आगे हमारा है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित मुख्य तथ्य। इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, अब तक हम लोग माध्यम, अपवर्तित किरण ये सब जो देख रहे थे, इससे किसे कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। क्या कहता है हमारा पहला है आपतित किरण। किसे कहते हैं आपतित किरण? कहता है कि वह प्रकाश की किरण जो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आती है। जैसे ये अगर हम फिगर देखें तो ए बी जो था ये दो माध्यम को अलग करने वाली सतह है जिसके ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। तो इस सतह पर जो प्रकाश की किरण आई इसे ही हम आपतित किरण कहेंगे। फिर से अगर समझें तो वह प्रकाश की किरण जो दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, यानी कि दो माध्यमों को जो अलग करने वाली सतह था उस पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है। ये जो बिंदु हो गया जिस पर आपतित किरण पड़ी उसको आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि दो माध्यम को जो अलग करने वाली सतह थी उस सतह के किसी एक बिंदु पर एक आपतित किरण आकर पड़ेगी तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। अगला क्या है? अपवर्तित किरण। इसे कहते हैं वह प्रकाश की किरण जो अपवर्तन के बाद गुजरती है, यानी कि जब प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, होने के बाद जो प्रकाश की किरण गुजरेगी या जाएगी उस प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। जैसे फिगर में, अगर इस फिगर में देखें तो हमारा ए जो है अपवर्तन के बाद हमारा ई जो है किरण अपवर्तित किरण है, हमने लिखा भी है कि हमारा आपतित किरण है, ये मेरा अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। आगे देखते हैं अभिलंब के बारे में। अभी तो हम लोग आपतन बिंदु के बारे में पढ़े, अभिलंब किसे कहते हैं नहीं पढ़े हैं, अभिलंब किसे कहते हैं देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, यानी कि आपतन बिंदु पर एक हम लंब डालते हैं और उसी लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं उसे हम अभिलंब कहते हैं। आज का हमारा यहीं तक रहेगा पढ़ाई। आने वाले वीडियो में हम आपको इसके आगे जो बच गए उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसका रिप्लाई हमें जरूर दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।